batter, fry. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं 22 जनवरी 2024 हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा तारीख है जब अयोध्या में भगवान राम अपने गर्भ स्थान पर 600 साल के बाद प्रतिष्ठित होंगे। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से न्योता दिया जा चुका है। अब अंतिम दौर की जो तैयारी है वो की जा रही है। ऐसे में पिछले 600 साल का संघर्ष, अदालत का फैसला, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा किसी चमत्कार से कम नहीं। इस ऐतिहासिक मौके पर इतिहास के पन्ने में वर्तमान परिदृश्य तक अलग अलग दौर के साक्षी रहे वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ल ने विस्तृत में हर खबर के साथ भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष और राम और मोदी, राम और योगी के रिश्ते को उजागर किया है। हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला से खास चर्चा की है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। हुई है वही जो राम रच राखा, यह बात रामचरितमानस में यूं ही नहीं कही गई। आज 2023 में यह बात चरितार्थ होते हुए दिख रही है। वैसे तो हमेशा ही इस चौपाई का उपयोग अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से होता रहा है, लेकिन जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 जनवरी 2024 में प्रभु श्री राम को गर्भ स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिए न्योता दिया है, इसके बाद वो सारी चीजें बहुत पीछे छूट गईं जिसको लेकर के सवाल उठते थे। यानी प्रभु राम की इच्छा है कि वो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए उनके साथ अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो बस उसका न्योता भी छप गया और न्योता दे दिया गया। अब इंतजार 22 जनवरी 2024 का है। यह एक बहुत लंबा सिलसिला है। 500-600 साल से बहुत सारे संघर्ष, अदालती लड़ाई, बहुत सारी बातें, और उसके बाद प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजेंगे। यह पूरी लड़ाई, यह पूरा किस्सा आज हम समझेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज पर। मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से न्योता दिया गया है प्रधानमंत्री को, कुछ समय पहले एक तारीख का ऐलान भी हुआ था, कयास लग रहे थे, लेकिन अब सारे बादल छट चुके हैं। यह हिंदुस्तान के लिए, राम भक्तों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस पूरी सृष्टि के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी घटना है। राम जन्मभूमि में मंदिर फिर से निर्माण होना, वास्तव में आप तमाम स्थानों को देख रहे होंगे, वहां पर इस मुद्दे पर विवाद है। चाहे आप जो इजराइल का जो युद्ध हो रहा उसमें ये मामले आ रहे हैं, अलस्का मंदिर का बार बार, मस्जिद का मसला बार बार आ रहा है। ये बहुत बड़ी घटना है। ये जब 1528 में जब ये कहा जाता है कि उनके सिपह सलार मीर बांकी ने गिराया, उसके बाद करीब 80 साल बाद विलियम फेंच आए थे, ब्रिटिश नागरिक हैं, वो इंग्लैंड से आए थे यहाँ पर, और उन्होंने अपनी जो किताब लिखी है भारत यात्रा पर, उसमें उन्होंने अयोध्या का भी जिक्र किया है। कहा कि साहब वहाँ खंडहर पड़ा हुआ है और खंडहर में वहाँ पर हिंदू आते हैं और वो जो खंडहर है वहीं वो पूजा करके चले जाते हैं। ये उनकी किताब में 1608 में यात्रा की थी उन्होंने। 400 साल पहले की बात है। इसका मतलब है उस समय भी लोगों को श्रद्धा थी। उसके बाद तमाम विवाद उठते रहे, और लेकिन उस स्थान से श्रद्धा लोगों की नहीं गई है। क्या डॉक्टर लोहिया इस चीज को कहते हैं, वो समाजवादी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि साहब राम, कृष्ण और शिव इस भारत के प्रतीक हैं।
वो मुकुट हैं जिन्हें आप हटा करके भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये चीज है। तो राम मंदिर कभी भी ओझल नहीं हुआ लोगों की दृष्टि से, वो सतत इसके लिए संघर्ष होता रहा। तमाम जब आप उसके पूरे इतिहास को पलटेंगे तो कई बार अदालत गया, अंग्रेजों के समय भी उसमें निर्णय आया, और निर्णय चूंकि लोग लड़ाई झगड़ा, तब अंग्रेज काफी उसका चाहते थे कि किसी ऐसा ना होने पाए कि उनके पैर उखड़ने लगे। तो तमाम कई निर्णय आए, और उसमें फिर एक चबूतरा में उनको प्रतिष्ठित किया गया। चबूतरा, राम चबूतरा मैंने देखा है, मैं चूंकि कवर करता रहा हूँ अयोध्या, तो राम चबूतरे में ही बाहर पूजा होती थी, भीतर ताला लगा हुआ था जो बीच में पुजारी खोल करके पूजा करता था। कभी दरवाजा खुला नहीं, राम का वहीं पर वो रहे। उसके बाद उस आंदोलन को आप देखें, जो आंदोलन चला है, मेरे ख्याल से इतना बड़ा आंदोलन बहुत कम मैंने देखा है। और मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरी ज्यादा वो नहीं है, मैं तो पत्रकारिता करने लगा, तो उस दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा आंदोलन नहीं देखा गया। तो एक लंबे संघर्ष से उपजा ये जो संघर्ष है, जो परिणाम है, और उसके बाद अदालत के निर्णय से राम मंदिर बन रहा है, ये एक ऐसी घटना है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिस दिन मंदिर बनना शुरू हुआ, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, ये उन पन्नों की तरह है जो आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, उसको लोग सोचेंगे उस काल को। आप भाग्यशाली हैं कि इस दौर को आप देख रहे हैं, लेकिन एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है। और ये जो है कि हजारों साल बाद जब दुनिया के उन स्थानों का दिखाया जाएगा कि यहाँ पर धार्मिक स्थल कुछ था, कुछ बना दिया गया, धार्मिक स्थल कुछ था, कुछ बना दिया गया, उसमें इसका भी जिक्र आएगा। और तब जो होगा कि कैसे वो बहुत शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जो फिर से इस तरह निर्मित हो पाया हो। विवाद कई जगह हैं, कई जगह ईसाई जूझ रहे हैं उससे, कई जगह हिंदू जूझ रहे हैं, लेकिन ये स्थान ऐसा है जहाँ पर वो पूरी तरह से उनके उसमें आया है, वहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है। इसलिए एक ऐसी घटना है जो सदियों और के बाद होती है। और ये जो है, जब कभी इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, ये एक ऐसा विषय होगा जिस पर तमाम किताबें लिखी गई हैं, तमाम किताबें लिखी जाएंगी और दुनिया भर में उसको पढ़ा जाएगा। अच्छा ब्रजेश जी, एक पत्रकार की नजर से मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 89 में जब ये सोमनाथ से और अयोध्या की यात्रा लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी निकले, उस समय नरेंद्र मोदी जी उनके एक तरीके से सारथी कह सकते हैं, पूरा मैनेजमेंट वही देख रहे थे। फिर एक दौर ऐसा भी आता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के जरिए ये प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो ये आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी का जो चढ़ाव और उसके बाद ये समय, अदालत का फैसला, ये भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी अलग ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझना होगा। 1988 में पालमपुर में बीजेपी वर्किंग कमेटी हुई थी, उसमें इसको स्वीकार किया था कि मंदिर पक्ष में पहला प्रस्ताव आया था बीजेपी के भाजपा कार्य समिति की बैठक में, और उसको पारित किया गया था कि ताजमहल मंदिर बनना चाहिए। उसके बाद से लगातार चलता रहा। 89 में यहाँ पर मुलायम सिंह की सरकार थी, जनता दल का वो था, और सन 90 में एक आंदोलन हुआ, और वो एक लंबे सिलसिला है कि कैसे कार सेवक वहां पहुंच गए। फिर मुलायम सिंह की सरकार थी दिल्ली में, उसी में बीपी सिंह सरकार भी गई, फिर चंद्रशेखर राय, और आडवाणी की जो रथ यात्रा थी वो 90 की यात्रा है। और वो यात्रा जो है सोमनाथ से चल के बिहार में बिहार में उसको रोका गया, तो वो सोमनाथ तक जानी थी उसको, और उसको पहले ही अयोध्या तक जानी थी, सोमनाथ से चली, हाँ अयोध्या तक, हाँ। तो उसको रोक दिया गया, और रोकने के बाद बाकायदा उनको गिरफ्तार किया गया था। वो एक अलग कथा है। उसके बाद ये हुआ कि साहब
ये भड़काया अडवाणी ने, तब अब बहुत लोग अडवाणी की बड़ी प्रशंसा करते, मैं वैसे सुनता हूँ कि अडवाणी जी बड़ा किनारे कर दिया गया, तब अडवाणी को बहुत गालियाँ पड़ती थी और यही लोग देते थे जो लोग करते। वो चलता रहा, लेकिन कुछ लोगों के, देखो सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, कल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ऐसी इतिहास में दर्ज होंगी जिसको आप मिटा नहीं पाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई आप देखिए राम मंदिर का जो निर्माण है, ये एक ऐसा वो है, वही शिलान्यास, वही प्राण प्रतिष्ठा, वही शिलान्यास भी उन्होंने किया था, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वही शामिल होंगे। ये इतिहास में दर्ज होने का ये एक ऐसा वो है जो आप आज नहीं, ये आपकी पीढ़ियां पढ़ेंगी इसको। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने उनको बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया है, जैसे धारा 370, धारा 370, इस तरह तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो काशी विश्वनाथ का रिरोध। तो ये सब चीजें जो है, तो ये अब किसी की विधाता किसी के यदि किस्मत में लिख देता है, यदि लकीरें आपके मस्तिष्क में हैं तो उसको आप नहीं मिटा सकते। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री रहते हैं नहीं रहते, कोई प्रधानमंत्री कितने, लेकिन जो दर्ज हो जाता है महत्वपूर्ण को होता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा 88 में एक प्रस्ताव पास होता है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में, 90 में वो रथ यात्रा शुरू होती है, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के भीतर लाखों कार सेवक जाता है और वो ढांचा गिर जाता है। उस समय मुख्यमंत्री होते हैं उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह। हम आज जिस जगह पर ब्रजेश जी से ये साक्षात्कार कर रहे हैं, राजाजीपुरम, यहां के बच्चे भी, कार सेवक भी शहीद हुए राजाजीपुरम में, उनकी प्रतिमा लगी है, उनको हर साल याद किया जाता है। तो ऐसे जो अमर बलिदानी हो गए इस मंदिर के लिए, जिन्होंने अपने खून से उन चीजों को सींचा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी नींव रखने में उनका खून लगा है, तो आज शायद उनका परिवार और बहुत सारे ऐसे लोग आम जनमानस में होंगे जिनको कुछ सपना या एक इस इतिहास को बनते हुए जब देख रहे होंगे, तो शायद उन्हें वो दौर याद आ रहा होगा जिस समय सारी चीजें आगे बढ़ रही थी। देखिए, मैं तब दैनिक जागरण में था और मैं अयोध्या को कवर कर रहा था। जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो राजाजीपुरम में कोठारी बंधु जी, तो राजाजीपुरम के नहीं थे, वो कलकत्ता के थे, लेकिन उनके स्मृति में एक पार्क बनाया गया है, कोठारी बंधु राजाजीपुरम पार्क। अब वो इतना ऐसा मौका था कि मैं जाता था, यहां से गाड़ी से जाता था अयोध्या में, और एक पास बना दिया था सरकार ने। रास्ते में कोई ऐसा नहीं था जो ये मतलब कहीं भी एक पान की दुकान नहीं मिलती थी। आप यहाँ जो खाना खा के जाते हैं वो कुछ ले जाइए तो ले जाइए, वरना कहीं कुछ मिलता नहीं था। तो वो एक ऐसा दौर था, वो एक ऐसी वो थी कि लगता था कि नहीं है। और मुलायम सिंह ने पहले कह दिया था कि यहाँ कोई नहीं आ पाएगा, परिंदा पर नहीं मार पाएगा। लेकिन मैं देखता था कि मुझे कुछ एक राम से नहीं घाट है रास्ते में। कुछ लोगों ने बताया कि साहब वहां पर कि लोग खेतों से जा रहे हैं। तो मैंने कहा पुलिस नहीं, पर कहने पुलिस का तो नहीं मालूम, लेकिन लोग लाखों लोग जा रहे हैं। मेरे लिए ताजुब का विषय था, ये बहुत आश्चर्य था मेरे लिए। मैं गया, मैंने पता किया, पता चला लोग जा रहे हैं। राजाजीपुरम के ही सैकड़ों लोग थे, हजारों लोग थे इस क्षेत्र के जो जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। खाना, गांव वाले उनको खाना खिलाते थे। और उसके बाद वो घटना होती है 30 अक्टूबर की, 30 अक्टूबर 1990 की। और 30 अक्टूबर 1990 की जो घटना होती है, वो लोग मस्जिद पहुंच जाते हैं, वहां पर उसमें तोड़फोड़ कर देते हैं। तो वो एक दौर था, इतना बड़ा आंदोलन कि साहब मुलायम सिंह जी को मालूम ही नहीं हो पाया कि अयोध्या में लोग घुस गए हैं। सुबह 5 बजे, अब रात को बिल्कुल ये था कि शांति है, कोई नहीं जा पाएगा। और मुझे भी ये कल्पना थी कि लोग जा रहे हैं, लेकिन कहां रुक रहे हैं नहीं पता था, क्योंकि पुलिस कह रही थी कि मैंने एक मस्जिद के मंदिर की तलाशी ली है, तो कहीं था नहीं। सुबह संघ बसता है और फिर कई संघ बसते हैं और लोग निकलना शुरू हो जाते हैं घरों से। और आप समझ लीजिए लाखों की भीड़ थी। वो कहाँ छुपे थे? वो घरों में लगे थे, एक एक घर में
बीच में 25-25 लोग थे, बाहर लोग डेरा डाले हुए थे, और वो लोग सब तोड़ते हुए पहुंच जाते हैं। तो वो एक ऐसा आंदोलन था जहां सय और मात का खेल हो रहा था, और उसमें विश्व हिंदू परिषद ने जो आयोजन किया था वो आश्चर्यजनक था। आप कल्पना नहीं कर सकते। अशोक सिंघल जी उस समय अशोक सिंघल ने वो नेतृत्व कर रहे थे, और वो जब रात को कह रहे थे, जब रात को हम लोग उसको कह रहे थे कि कल सुबह कल इतिहास की रचना होगी, तो मुझे लगता था कि लोग आए नहीं, लोगों को सरकार ने आने नहीं दिया, यहां पर कुछ है नहीं, यहां पुलिस तलाशी भी ले रही है, तो क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वो रणनीति क्या थी कि लोग आ गए थे, अयोध्या के बाहर ठहरे रहे, रात को ही लोग घुस गए जाके घरों में, और कुछ लोग पहले से ठहरे हुए थे। तो वो एक गजब आंदोलन था। और फिर उससे 2 नवंबर की घटना हुई थी, गोली चली थी। मुझे याद है कि कई जगह गोली चली थी, और सरयू पुल पे जो स्थिति थी बड़ी दयनीय थी, बड़ी अखबार में छपा भी था, सरयू लाल हुई। हाँ, और स्थिति ये थी कि वो लोग आगे बढ़ने के लिए कर रहे थे, पुलिस को रोकना चाहती थी। सरकार नाराज इस बात से थी कि 30 अक्टूबर को लोग चढ़ गए थे, तो वो एक मैसेज भी देना था उनको, तो ये सब चल रहा था। और इस राम जन्मभूमि के नारे, जो मैं बताऊं आपको, नारे बदलते रहे। सबसे पहला नारा था, आगे बढ़ो जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। फिर जब ताला खुल गया तो फिर राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ताला नारा चलने लगा। तो नारे बदलते रहे, आंदोलन चलता रहा, और विधाता की जो मर्जी होती वही होता है। अंत में कि दुनिया का एक वो स्थान ऐसा अयोध्या बन गया जहां पर मस्जिद बना दी गई थी, मंदिर तोड़कर वो फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ रहा है, और उससे ज्यादा भव्य। मस्जिद ना भी कहें तो ढांचा एक ऐसा खड़ा कर दिया गया था। भाई मीर बांकी ने अपने दृष्टि से तो मंदिर मतलब मन की भावना उसकी वो थी, मीर बांकी ने तो अपना बनवाया ही था। और उस पत्थर को, वहां मीर बांकी का नाम दर्ज था, उस पत्थर को लोग ले गए थे यहाँ से। ये मैं बात 6 दिसंबर की बता रहा हूँ। बिल्कुल। और वो घटना अलग थी। जो कल्याण सिंह की बात आप कर रहे हैं, मैं अयोध्या में था, मुझको तत्काल बुलाया गया, क्योंकि पॉलिटिकल रिपोर्टर था मैं जागरण में, तो मुझसे कहा गया कि यहाँ सरकार आज इस्तीफा दे सकती, बर्खास्त हो सकती। मैं आ गया था लौट करके, और लोगों को लगा था घटना वो भी हो रही थी, घटना यहाँ भी हो रही थी। तो कल्याण सिंह से मैंने पूछा था उस समय, जब राजभवन गए, दिन भर मिले नहीं, राजभवन गए, तो मेरा जब वो इस्तीफा दे के निकल रहे थे, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा ये इतिहास तय करेगा कि जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। फिलहाल मैं यही कह सकता हूँ कि सुरक्षा मैंने की थी, बाकी गिर गई तो गिर गई, गिर गई तो गिर गई। ये मेरा सवाल था, और ये उसका उत्तर था। बिल्कुल। और फिर वो दौर भी आया 2019 के आसपास, एक फैसला 2010 में आया था, और उसके बाद जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो उस समय पे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, और डीजीपी खुद पहुंचे मुख्यमंत्री के पास, जब योगी आदित्यनाथ के पास, कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या होगा। तो वो योगी आदित्यनाथ खुद बताते हैं कि एक पत्ता भी नहीं खड़केगा, आप निश्चिंत रहिए। ये भरोसा शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही हो सकता है, जो गोरक्षपीठ के नाते उस राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे, और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। और वास्तविकता है कि न तो एक पत्ता खड़का, ना कहीं किसी तरीके का कोई झंझट हुआ पूरे प्रदेश में, और आज ये भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है। हाँ, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री का ये आपको क्षमता माननी पड़ेगी। और मैं स्वयं जब लोगों के बीच जाता हूं, जब चुनाव थे तब मैं लोगों के बीच गया था पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां पर लगता था कि एक क्रांति आने वाली है और बीजेपी उखड़ जाएगी। मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री पर, क्योंकि एक मुद्दा कानून व्यवस्था, तो उस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की जो पकड़ है, और उन्होंने जिस ढंग से उसको वो किया है, आप समझ ले, नहू में घटना होती है, सब जगह हो जाती है, उत्तर प्रदेश शांत रहता है। इसको छोटी मोटी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाद जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में
क्योंकि उत्तर प्रदेश केंद्र है। आप पूरे देश की बात अलग है, उत्तर प्रदेश केंद्र है इस अयोध्या, और यहाँ पर केंद्र में सारा कुछ शांति रहे। यहाँ पर आंदोलन होना, आंदोलन का विरोध दोनों मैंने देखे। मैंने वो दृश्य भी देखा है जब मैं रात को 6 दिसंबर को मस्जिद गिरी थी, मस्जिद ढांचा गिरा था, तो मैं जब लौट रहा था तो वो दौर मुझे देखा, ऐसा लगता था तूफान आ गया हो। आवाजें आ रही थी, नारे लग रहे थे, और मेरे जो पीछे रिपोर्टर बैठे थे, उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो मैंने देखा कि पीछे उनके कांप रहे, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। वो दौर था, भय लग रहा था। एक ऐसा हुआ था कि कुछ लोग नारे लगा रहे थे, कुछ लोग उस नारे से भरे टेप रिकॉर्डर खोल रखे थे, ऊपर रख दिया था। तो बिल्कुल ऐसा लगता था कोलाहल मचा हुआ था, और वो दोनों तरफ से हो रहा था, मतलब दोनों तरफ घंटा घड़ियाल और जय श्री राम के नारे दोनों तरफ से हो रहा था, मशालें। अब ऐसा लग रहा था, हाँ ऐसा छतों मसाले, मुझे लग रहा था कि महाभारत की कल्पना मुझे याद आ गई कि महाभारत इससे बड़ा तो नहीं हुआ होगा जैसा आज मैं देख रहा हूं, तो अलग चीज। तो अब आखिरी सवाल आपसे कि 22 जनवरी 2024 को ये पीढ़ी, पिछली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां, अगर हम एक लाइन में इसको समझना चाहें तो किस तरीके से समझेंगे? देखिए, आने वाली पीढ़ियां उस चीज को कल्पना नहीं कर पाएंगी कि जो इसके लिए आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। वो कोई मुझसे ये कहे कि अब इस तरह का आंदोलन दोहराया जा सकता, तो मैं कह दूंगा नहीं दोहराया जा सकता। बहुत बड़ा आंदोलन था, बहुत एक वास्तव में एक ऐसा वो था कि लगता था तूफान आ गया है। लोग तत्पर से जाने के लिए पैदल जा रहे हैं, बिना भूखे जा रहे हैं, सब कुछ। ये राम की वो थी, उनके बाद देश की जो श्रद्धा रही है, उनके बाद देश का जो समर्पण रहा है। और ये समर्पण क्यों है? वास्तव में यहां पर इस देश में छीना झपटी का साम्राज्य नहीं रहा। राज्य के लिए भाइयों के कत्ल का कोई आपको नहीं मिलेगा, प्रसंग नहीं मिलेगा। यहां तो प्रसंग तुलसी लिखते हैं कि साहब 24 घंटे पहले उनको दे देते हैं वो कि साहब आपका राज्यारोहण होना है, राम को बता दिया जाता है, और फिर कह देते हैं कि आपको बन जाना है। तो तुलसी लिखते हैं कि राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ कि नहीं, एक राहगीर कितने छोंके चल दिए। ये नहीं, ये सवाल ही नहीं किया कि क्यों, ये सवाल नहीं किया कि क्यों मुझे आप राजा बना रहे थे, अब वनवास क्यों दे रहे हैं, ये सवाल बताइए। ये सवाल नहीं किया गया। और भाई को कहा कि भरत को बन दिया जाए, वो राज गद्दी दी जाएगी, उन्होंने इस पर भी सहमत व्यक्त कर दी, कहा हाँ ठीक है। तो ये इन चरित्रों की पूजा होती रही है इस देश में। तो वो एक तूफान था, उसके उन मर्म स्थलों को ध्वस्त किया गया जिन पर आस्थाएं बसती थी। मैं जब अभी भक्ति काल के आंदोलन को मैं लिख रहा हूं, भक्ति काल को मैं जब लिखता हूं, मैं उस पर पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि चुन करके उन स्थलों को वो किया गया जहां पर आस्थाएं थी, चाहे काशी हो। वल्लभाचार्य जी का जन्म तो इसीलिए रास्ते में हो गया क्योंकि काशी में हमला हो गया था। उनके माता पिता आ रहे थे काशी, रास्ते में हो गया, जंगल में जन्म हुआ उनका, वल्लभाचार्य जी का इतने बड़े संत। तो ये स्थिति रही इस देश की। तो वो एक आंदोलन हुआ और दुनिया में एक मिसाल बन गया। वो दुनिया में एक घटना मिसाल बन गई कि कोई धार्मिक स्थल जिसको बदल दिया, जिसका स्वरूप बदला गया हो जबरन, वो फिर कानून के रास्ते फिर वापस आ गई है। बिल्कुल, आप रोक आ सकते हैं किसी के लिए, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम जब जान जाएं कि नहीं, ये हम लोगों ने फिर उस चीज को जो जिसपे सारी आस्थाएं जुड़ी हों, तो ये एक बड़ी घटना होने जा रही है 22 अक्टूबर। वहीं मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम ने यहां मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और पूजा की।
यहां सीएम ने 202 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 महिलाओं के विंध्य शक्ति सम्मान और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और टूल किट का वितरण किया गया। नारी शक्ति बंधन समारोह के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, राज्यसभा की माननीय सांसद तथा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष माननीय श्रीमती गीता साक्य जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री आशीष पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, माननीय विधायकगण श्री रमाशंकर पटेल जी, श्री रत्नाकर मिश्र जी, श्री अनुराग सिंह जी, डॉक्टर विनोद बिंद जी। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। Download a